Hi, good evening, and very warm welcome to all of you from behalf of Sublime Knowledge ET. Today, we have an eminent speaker, very renowned consultant rheumatologist from Tri-City with us, Dr. Rashid Singer. Our today's topic of discussion is Living Well with Rheumatoid Arthritis, a guide to informed decision making. Sir is currently associated and sir owns the Healing Touch City Clinic, Chandigarh. Along with that, sir is also serving at Fortis Hospital, Mohali. Prior to this, sir has served in renowned institutes like PGI. Sir has various publication under his name in both national and international journals. It's our pleasure that sir has given his precious time for this event. I welcome you, sir. You please take over the proceedings, sir. थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन बादल। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सबका रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ अच्छी जिंदगी वेबिनार में स्वागत। आज इस वेबिनार में हम पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की चर्चा करेंगे और फिर एंड के लास्ट 15-20 मिनट्स हम आपके क्वेश्चंस और आपके डाउट्स में डिस्कशन में लगाएंगे। तो आज हम पहले कुछ सिंपल सी बातें जानते हैं कि आर्थराइटिस क्या है, क्या आर्थराइटिस एक बीमारी है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है, इसके क्या रिस्क फैक्टर होते हैं और यह किस प्रकार से शुरू होती है, इसके क्या खास लक्षण है जिससे हम इसको पहचान सकते हैं और यह किस प्रकार से हमारी डेली रूटीन को इम्पैक्ट कर सकती है, डे टू डे लाइफ को इम्पैक्ट कर सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट है हम के रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ कैसे एक अच्छा और प्रोडक्टिव जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलो आगे हम चलते हैं एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी। तो आर्थराइटिस, जिसे हम आम भाषा में गठिया कहते हैं, क्या है आखिर? आर्थराइटिस शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। आर्थ का ग्रीक में मीनिंग है जॉइंट एंड आइटिस का मीनिंग है इन्फ्लेमेशन। So arthritis is inflammation in and around the joint. आर्थराइटिस क्या एक बीमारी या एक कंडीशन का नाम है? आर्थराइटिस रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ मोर देन 200 डिजीज। इसमें 200 से अधिक बीमारियों का समूह है और यह इसको हम 4 मेजर कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है ऑटोइम्यून डिजीज की, जिसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो आज हमारी चर्चा का विषय है, लूपस, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस, इस प्रकार की इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस इंक्लूडेड है। डेपोजिशन डिजीजेस जैसे कि गाउट, जिसमें यूरिक एसिड क्रिस्टल जॉइंट कैविटी में आकर इन्फ्लेमेशन इनसाइड कर देता है। आर्थराइटिस रिजल्टिंग ड्यू टू इन्फेक्शन, जिसमें जॉइंट कैविटी गेट्स इन्वेडेड बाय सम बैक्टीरिया causing septic arthritis or tubercular arthritis or other kinds of infective arthritis. Last but not the least category is the wear and tear arthritis, जिसका एक बहुत प्राइम एग्जाम्पल है ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ये तो बात हुई है हमारे आर्थराइटिस की। तो एक हमें और बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझना है कि आखिर जॉइंट या जोड़ क्या है, कौन सा अंग है हमारी। तो जॉइंट एक वो पार्ट है हमारे शरीर का जहाँ पर 2 और 2 से ज्यादा बोन्स आके मिलती है और इसका भी एक अपना स्ट्रक्चर होता है। इसका कैप्सूल है, लाइनिंग मेम्ब्रेन है जिसको साइनोवियम कहते हैं, कार्टिलेज होता है एंड इसमें पार्टिसिपेटिंग बोन्स और लिगामेंट्स होते हैं। तो आज की जो चर्चा का विषय है हम अब उस पर मूव करते हैं। आज हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको हम आरए के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस आखिर है क्या? रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक क्रॉनिक ऑटोइम्यून डिजीज है जो साइनोवियल जॉइंट्स को अफेक्ट करती है। ये जोड़ों में दर्द, सोजन और ऐंठन करती है और अगर इसका समय पे और ठीक प्रकार से इलाज ना किया जाए तो ये जॉइंट्स को डैमेज कर सकती है, डिफॉर्मिटी कर सकती है, लॉस ऑफ फंक्शन कर सकती है। आप में से कुछ लोगों को यह जान के कुछ आश्चर्य होगा कि आर्थराइटिस केवल इस बीमारी का एक लक्षण है। असल में यह एक सिस्टमिक बीमारी है, मीनिंग कि ये और हमारे शरीर के दूसरे अंगों को भी प्रभावित कर सकती है।
अगर हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रचलन की बात करें तो हमारे देश में लगभग 0.7% आबादी इससे पीड़ित है और ग्लोबल लेवल पे 1 से 2% लोग इस रोग के शिकार हो जाते हैं। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस महिलाओं में 2 से 3 गुना ज्यादा होती है पुरुषों के मुकाबले। सो द रेशियो इज 3:1, 3 women and 1 man। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिससे इस बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यह रिस्क फैक्टर्स को हम नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स और मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स वो हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते और जिसको हमें लेके ही चलना है। तो 3 मेजर नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं: जेंडर, एज, फैमिली हिस्ट्री। यह हमने पहले भी बात की इस वेबिनार में कि यह रोग महिलाओं में ज्यादा होता है। 4 लोगों में से 3 महिलाएं और 1 पुरुष होगा जो इस रोग से पीड़ित है। यह रोग किसी भी एज या उम्र में हो सकता है, पर 40 साल की उम्र के आसपास यह होने का रिस्क बढ़ जाता है। अगर किसी परिवार में कोई इस रोग से पीड़ित है तो उस परिवार के अन्य सदस्यों का इस बीमारी का रिस्क होने का रिस्क बढ़ जाता है। अब हम अगर नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की बात करें, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स वो हैं जिसको हम चेंज कर सकते हैं, जिससे हम बच सकते हैं ताकि हमें यह डिजीज का रिस्क कम हो जाए या फिर इस डिजीज की सीवियरिटी कम हो। इन्फेक्शंस जैसे कि बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस इस डिजीज का रिस्क बढ़ाते हैं। एनवायरमेंटल एक्सपोजर, एयर पोल्यूशन, एस्बेस्टॉस, सिलिका एक्सपोजर सब ये इस बीमारी का रिस्क बढ़ाते हैं। स्मोकिंग एक बहुत ही अहम रिस्क फैक्टर है इस बीमारी के लिए। स्मोकर्स का रिस्क इस बीमारी से बढ़ जाता है और अनफॉर्चुनेटली अगर कोई जना स्मोक कर रहा है और उसका एक पर्टिकुलर जेनेटिक वेकअप है तो उसमें यह रिस्क 40% तक बढ़ जाता है। ना ओनली कि स्मोकिंग इस बीमारी को होने का रिस्क बढ़ाती है, पर अगर जो लोग रूमेटॉइड आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट ले रहे हैं और स्मोक करना कंटिन्यू रखते हैं उनमें उन दवाइयों का असर भी इतना अच्छा नहीं आता और उनकी आउटकम्स भी पुअर रहती। डाइटरी फैक्टर्स जैसे कि रेड मीट कंजम्पशन, विटामिन डी डेफिशिएंसी से इस डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है। और दूसरी तरफ जैसे कि जो खान पान के पदार्थ ओमेगा 3 फैटी एसिड, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उसके सेवन से इस बीमारी का रिस्क कम हो जाता है। पेरियोडोंटाइटिस हमारे गम्स की एक क्रॉनिक कंडीशन है और यह भी इस बीमारी का रिस्क बढ़ाती है। हार्मोनल फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस बीमारी के रिस्क में। जो महिलाओं की संतान नहीं होती उसमें इस बीमारी का रिस्क बढ़ जाता है और प्रेगनेंसी के टाइम ज्यादा अक्सर ये देखा गया है यह बीमारी शांत हो जाती है। मोटापा या कि ओबेसिटी जिसकी आजकल वैसे ही बहुत चर्चा है वो भी इस बीमारी का रिस्क बढ़ा देती है और ओबीस लोगों में भी इस बीमारी का जो ट्रीटमेंट है वो इतना इफेक्टिव नहीं हो पाता और वेट रिडक्शन से इसमें बहुत ज़्यादा एफिकेसी और इसमें बहुत ज़्यादा अंतर पड़ता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं उनका ध्यान रखें, इन रिस्क फैक्टर्स को मिनिमाइज करें या इनसे बचें टोटली, ताकि हमें इस बीमारी का रिस्क कम हो और जो हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो भी पूरी तरह से इफेक्टिव हो पाए और हमें अच्छा आराम दे। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में एक्चुअली क्या प्रोसेस क्या है, क्या होती कैसे है ये, तो इसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं। हमने जैसे इस वेबिनार में पहले भी चर्चा की कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून डिजीज है। इसमें इंसान का अपना इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली जो लाइनिंग मेम्ब्रेन है जॉइंट की जिसको हम साइनोवियम कहते हैं उसको अटैक कर देता है और वो उस मेम्ब्रेन में सोजन थिकनिंग आ जाती है। वह मेम्ब्रेन जो इस बीमारी के केमिकल मीडिएटर्स हैं जिसको हम साइटोकाइन कहते हैं वो रिलीज करती है और अगर ये प्रोसेस अनचेक चलता रहे या ट्रीटमेंट में डिले हो जाए तो अल्टीमेटली बोन डिस्ट्रक्शन, जॉइंट डिस्ट्रक्शन होने लग जाती है जिससे डिफॉर्मिटी आ जाती है जो और जिससे हम बचना चाहते हैं।
तो इसलिए यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस बीमारी का जो डायग्नोसिस है वो अर्लीस्ट पे हो और इसको प्रॉपर तरीके से इलाज किया जाए। अगर इस बीमारी के लक्षणों की बात करें तो कॉमन लक्षण जोड़ में दर्द, जोड़ों में सूजन और सुबह के टाइम इनहर, ये 3 प्राइमरी सिम्टम्स है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की। इसके कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स भी होते हैं, जिसमें कि लो ग्रेड फीवर, वेट लॉस, रिडक्शन इन एपिटाइट, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स हैं। जैसे हमने पहले भी बताया कि अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस अनकंट्रोल्ड रहे या इसका डायग्नोसिस डिले हो जाए, ठीक तरह से ट्रीटमेंट ना हो, तो यह एक प्रोग्रेसिव डिजीज है। इट कॉजेज इरिवर्सिबल जॉइंट डैमेज, डिफॉर्मिटी एंड डिसेबिलिटी रिजल्टिंग इन पुअर वर्क कैपेसिटी। इसलिए बहुत ज़्यादा मैं एक बार फिर एम्फेसाइज कर रहा हूँ, इस बीमारी का अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉपर ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा क्रूशियल है टू स्लो और प्रिवेंट द प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज। हमने पहले भी बात करी कि यह एक सिस्टमिक डिजीज है, तो यह जोड़ों से दूर के ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर देती है, जैसे कि मुंह और आइज में ड्राइनेस होना, फेफड़ों में सूजन आना। और आप में से कुछ लोगों को यह जान के आश्चर्य होगा कि यह बीमारी डायबिटीज की तरह कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस का रिस्क बढ़ा देती है। जब हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज कहते हैं तो हमारा मतलब है हार्ट अटैक और स्ट्रोक। कुछ प्रकार के कैंसर जैसे कि लिम्फोमा का ये रिस्क डबल कर देती है, तो इसलिए हमें बहुत सतर्क रहना है इस बीमारी के लिए। खून में कमी हो जाती है जिसे अनीमिया कहते हैं, और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं और इट लीड्स टू ऑस्टियोपोरोसिस, जिससे फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है। आओ अब हम समझें कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस फ्लेयर क्या होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस फ्लेयर ये है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिजीज में, एग्जिस्टिंग जो हमारी बीमारी है उसके ऊपर एक्यूट सिम्टम्स आते हैं। ये सिम्टम्स क्या होते हैं? लो ग्रेड फीवर, थकान, जोड़ों में दर्द, सूजन और अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस, ये फ्लेयर के सिम्टम हैं। और फ्लेयर के कॉजेज या क्या कारण होते हैं? बहुत अधिक फिजिकल एक्टिविटी, हम अफेक्टेड पार्ट को लोकेट सकते हैं, हम सिंपल पेन मेडिसिन डॉक्टर की परामर्श के साथ ले सकते हैं। तो अभी डिस्ट्रप्शन से पहले हम ये बात कर रहे थे कि हमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में काफी जानकारी लेनी कि यह किस प्रकार का डिसऑर्डर है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं और यह किस प्रकार से डिस्टेंट ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि यह इस बीमारी का आफ्टर ऑल निदान या डायग्नोसिस हम किस प्रकार करते हैं। यहाँ पे यह समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए कोई सिंगल टेस्ट नहीं है कि हमने कोई एक टेस्ट किया, जैसे कि हमने ब्लड शुगर टेस्ट की, हाई आ गई तो हम कहते हैं डायबिटीज है। ब्लड प्रेशर टेस्ट किया तो ब्लड प्रेशर की रीडिंग ज़्यादा आ गई तो पेशेंट को हाइपरटेंशन है। तो यह उस तरह से इस बीमारी में डायग्नोसिस नहीं हो पाता, तो इसलिए ही कई बार बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है और एक रोमेटोलॉजिस्ट जो गठिए का एक्सपर्ट है उसकी एक्सपर्ट ओपिनियन की बहुत आवश्यकता रहती। तो अगर हम निदान की बात करें रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, तो सबसे पहले तो हमें डिटेल्ड मेडिकल हिस्ट्री चाहिए पेशेंट से, जिसमें हम खास ध्यान दें उसकी जनरल फिजिकल हेल्थ की तरफ, उसके जोड़ों में दर्द, सूजन, ईंधन की तरफ, उसकी फैमिली हिस्ट्री की तरफ कि उसकी फैमिली में कोई ऑटोइम्यून डिजीज या आर्थराइटिस की हिस्ट्री है कि नहीं है। और इसके बाद उसका हम एक डिटेल अच्छा सा फिजिकल एग्जामिनेशन करें। उस फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान हम उसकी जनरल फिजिकल हेल्थ और खास तौर पे उसकी जॉइंट्स की तरफ फोकस करें कि जॉइंट में कोई दर्द, सूजन या डिफॉर्मिटी तो नहीं है, ताकि हमें इस डायग्नोसिस के इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल जाए डायग्नोसिस के लिए। फिर इसके अलावा हम कुछ ब्लड टेस्ट भी करवाते हैं, जैसे कि जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं ESR और CRP, और जो एंटीबॉडीज है रूमेटॉइड फैक्टर NTCCP, they also help in the diagnosis, but by themselves they are not enough for diagnosis.
एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मोडालिटी जो हमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस की डायग्नोसिस में मदद करती है वो है इमेजिंग ऑफ द जॉइंट्स, अफेक्टेड जॉइंट। और इमेजिंग का मतलब है कि उनका एक्सरे, अल्ट्रासाउंड या किसी रेयर केस में एमआरआई की जरूरत पड़ती है। एमआरआई शुड नॉट बी द फर्स्ट स्टेप। पहले हमें सिंपल एक्सरेज को देखना है, उससे ही बड़ी अच्छी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो जब हम डायग्नोज करते हैं उस वक्त हमारा ध्यान इस विषय पे भी जाना चाहिए, यह बीमारी की डिजीज एक्टिविटी या स्पीड कितनी। आज हमें यह पॉसिबल है कि हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस को की स्पीड को एक नंबर दे सकें और उस नंबर से पता लगता है कि यह हाई डिजीज एक्टिविटी है, मॉडरेट है, माइल्ड एक्टिविटी। और डायग्नोसिस के दौरान हमें यह भी देखना है कि गठिए के साथ साथ जो लोग इससे सफर कर रहे हैं उनमें कोई और कोमॉर्बिडिटी, कोई हार्ट, लंग, आइज, कोई और बीमारी तो नहीं है, ताकि जब हम इसका इलाज करने की कोशिश करेंगे तो हमारा सेफ्टी की तरफ और हम बाकी ऑर्गन की इन्वॉल्वमेंट की तरफ भी रहें ताकि हम ठीक प्रकार से इसका इलाज कर सकें। तो अब हम इसकी बात करते हैं इसकी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट की। तो मेरे को आज आपको ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज टुडे द मोस्ट ट्रीटेबल फॉर्म ऑफ इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। मैं यह कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस आज के ज़माने में एक बहुत ही ट्रीटेबल डिजीज है। तो इसलिए इसका अगेन हमें अर्ली डायग्नोज और प्रॉपर ट्रीटमेंट करना है। और ये एक और अच्छी बात यह है कि जितने भी ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं वो सभी प्रकार के तकरीबन ट्रीटमेंट हमारे देश में अवेलेबल है और इनमें से मेजॉरिटी ऑफ द ट्रीटमेंट आर अफोर्डेबल, दे आर नॉट दैट कॉस्टली और उसका वन कैन अफोर्ड दिस ट्रीटमेंट। तो गोल ऑफ मैनेजमेंट ये इसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस में है कि हमें वी हैव टू डिक्रीज द जॉइंट इन्फ्लेमेशन एंड पेन, इम्प्रूव द सिम्टम एंड फंक्शन, जोड़ों की डिस्ट्रक्शन को रोकना है ताकि डिफॉर्मिटी ना हो। और हमने इसकी सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन जिसकी हमने बड़ी डिटेल में चर्चा की थी उनसे बचना है। और हमारा अल्टीमेट मिशन या टारगेट है टू अचीव रेमिशन। रेमिशन मीन्स टू पुट द डिजीज टू स्लीप। और रेमिशन को भी हम बहुत आसानी से मेजर कर सकते हैं और इस स्ट्रैटेजी को ट्रीट टू टारगेट स्ट्रैटेजी कहा जाता है। जब से यह ट्रीट टू टारगेट स्ट्रैटेजी रूमेटॉइड आर्थराइटिस में उपलब्ध हुई है तब से इस बीमारी की आउटकम बहुत ही इम्प्रूव कर गई। एंड आवर एम शुड ऑल्सो बी टू कंटेन द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट सो दैट हम मिनिमम ट्रीटमेंट में अपने लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट करवा सकें। रूमेटॉइड आर्थराइटिस की मैनेजमेंट में ड्रग थेरेपी एंड नॉन ड्रग ट्रीटमेंट दोनों का बहुत ही अहम रोल है। हम सबसे पहले ड्रग थेरेपी की बात करेंगे। 3 मेजर कैटेगरी ऑफ ड्रग्स हैं जो इसकी मैनेजमेंट में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, इसको NSAIDs कहते हैं। स्टीरॉयड्स जिनको आप सब जानते हैं। डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रोमैटिक ड्रग्स जो लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन को अब कंट्रोल करती है और जिसे हम जड़ की दवाई मानते हैं, उसको डीमार्ट्स कहा जाता है। डीमार्ट्स में भी 3 कैटेगरीज हैं। कन्वेंशनल डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रोमैटिक ड्रग जिससे इनिशियली ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। बायोलॉजिक एंड बायोसिमिलर डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रोमैटिक ड्रग्स जो हम डिफिकल्ट केसेस में जहाँ हमारे बेसिक ड्रग्स काम नहीं करते उनकी हेल्प लेते हैं। और जो लेटेस्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग्स जो पिछले कुछ सालों में अभी आई है उसको कहते हैं टारगेटेड सिंथेटिक डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रोमैटिक ड्रग। ये टैबलेट्स की फॉर्म में है, इंजेक्टेबल नहीं है और आज की डेट में ये काफ़ी इकोनॉमिकल भी हो गई हैं एंड दे आर वेरी इफेक्टिव फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट और इससे हमें बहुत हेल्प मिली है रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करने। डिजीज मॉडिफाइंग जो ड्रग्स है वो हमें किस तरह हेल्प करती है? They control the inflammatory features. They reduce joint damage and deformity. जो इसकी रेडियोग्राफिक प्रोग्रेशन है, आर्किटेक्चरल डिस्ट्रक्शन है जॉइंट की, उसको रिड्यूस करता है और लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी को रिड्यूस करता है। तो यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट का पार्ट है। तो इस ट्रीटमेंट की मदद से हमें बहुत अच्छी आउटकम्स मिल सकती हैं।
तो हमने जैसे पहले बात की कि डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रोमैटिक ड्रग्स, जिसमें 3 कैटेगरीज थी: कन्वेंशनल, सिंथेटिक, डीमार्ट, बायोलॉजिक एंड बायोसिमिलर ड्रग्स, एंड टारगेटेड सिंथेटिक डीमार्ट। वो सब लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने की टूल्स हैं हमारे पास, और एक्यूट फ्लेयर या इनिशियल शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरीज की मदद भी ली जाती है। अगर हम अब नॉन ड्रग ट्रीटमेंट की बात करें, तो लाइफस्टाइल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस। लाइफस्टाइल चेंजेस में एक्सरसाइज, रेस्ट, लिमिटिंग अल्कोहल इंटेक, धूम्रपान बंद करना, और स्ट्रेस मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज हमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथनिंग ऑफ मसल्स में हेल्प। एक्सरसाइजेज हैं, उसमें है रेंज ऑफ मूवमेंट एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एंड लो इम्पैक्ट ऑप्शंस लाइक योगा। फ्लेयर के दौरान रेस्ट करना इंपॉर्टेंट है ताकि जॉइंट डैमेज ना हो, एंड वी कैन रिज्यूम एक्सरसाइज वन सिम्टम्स सबसाइड एंड इन कंसल्टेशन विद योर डॉक्टर। स्मोकिंग क्विट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रूमेटॉइड आर्थराइटिस का रिस्क कम हो जाता है, और ये इट कैन इम्प्रूव द ट्रीटमेंट आउटकम्स इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस। स्ट्रेस से हमने जैसे पहले भी बात करी कि जॉइंट पेन सीवियरिटी बढ़ जाती है, और स्ट्रेस मैनेजमेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन दिस डिजीज। यह कुछ अच्छी एक्सरसाइजेज है रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट्स के लिए। आप इनमें से जो भी आपको सूट करती है, जो आपकी क्षमता है, उसके हिसाब से अपना सकते हैं। डाइट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हेल्दी बैलेंस डाइट इन्फ्लेमेशन और आर्थराइटिस के लक्षणों को कंट्रोल करती है, इम्प्रूव करती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट इंक्लूड करती है फिश एंड अदर सोर्सेज ऑफ ओमेगा 3 फैट्स, fresh fruits and vegetables, little or no saturated fat, fatty meats and processed feeds, daily recommended amount of vitamins and minerals, especially calcium and vitamin D, whole grains like oatmeal or brown rice. These are all considered part of an anti-inflammatory diet. प्रेगनेंसी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, क्योंकि ये हमने जैसे पहले देखा अक्सर महिलाओं में ज़्यादा होती है, एटलीस्ट 3:1 का रेशियो। सो ये इम्पोर्टेंट है कि हम इस विषय के बारे में भी कुछ थोड़ी सी चर्चा करें। बहुत विमेन दे एक्सपीरियंस रिडक्शन इन RA सिम्टम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मतलब यह बीमारी प्रेगनेंसी के दौरान शांत हो जाती है, बट चाइल्ड बर्थ के बाद डिजीज फ्लेयर होने का रिस्क रहता है, बट बाय दैट टाइम बेबी इज आउट और ट्रीटमेंट आराम से हो जाता है। प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क थोड़ा सा रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट्स में हायर होता है। अगर आप प्रेगनेंसी में पूरी प्रिपेयर्ड स्टेट में अपने डिजीज को अच्छी तरह अपने रूमेटोलॉजिस्ट की परामर्श के साथ कंट्रोल करके प्रॉपर ड्रग्स के साथ प्लान करते हैं, ये भी बहुत मिनिमल कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क हो जाता है। और यह भी जरूरी है कि प्रेगनेंसी को प्लान करने से पहले इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी मेडिकेशंस को अपने रूमेटोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस करें, उसमें क्या सेफ मेडिसिन है, कितना गैप आपकी मेडिसिन और प्रेगनेंसी में होना चाहिए। सो विथ केयरफुल प्लानिंग एंड एडवाइस फ्रॉम योर रूमेटोलॉजिस्ट, a women can have successful and healthy pregnancy and delivery outcomes. So that's all from me, friends. I think हमें काफी टॉपिक्स कवर कर लिए। अगर आपकी कुछ क्वेश्चन है, आई विल बी हैप्पी टू टेक दोस क्वेश्चंस। बादल, कैन यू प्लीज हेल्प अस विद द क्वेश्चंस? Yes, sir. Thank you very much, sir. This was very simple but very informative session taken by you, sir. Mm, I must admit this, sir. This one was one of the best presentation that we have witnessed over recent times, sir. So, sir, there are some questions from our side, sir. I'll take them one by one, sir. Sure. Sir, any particular exercises you recommend to your RA patients, sir? तो जो एक्सरसाइज का रोल रहता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, एक्सरसाइजेस
are of three major types of exercises are recommended. तो एक्सरसाइज हमें जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी और मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए चाहिए, तो हमें रेंज ऑफ मूवमेंट एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज जैसे कि योगा, और ये सारी लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज हैं जो आप स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं। इनमें से आप कोई भी एक्सरसाइज का चयन कर सकते हैं और उसको follow। Okay, sir. Sir, if not treated timely, sir, what will be the long-term implication of this rheumatoid arthritis, sir? बादल, आई थिंक आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन ये पूछा है। अगर हम इस बीमारी को टाइमली डायग्नोज नहीं करते, ट्रीटमेंट तो तभी आएगा अगर डायग्नोसिस होगा। तो इस बीमारी को हमें सबसे पहले तो टाइमली डायग्नोज करना है प्रॉपर सी। हमें इसकी पूरी अच्छी तरह से असेसमेंट करनी है। इस बीमारी के साथ पेशेंट को किसी और ऑर्गन की प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई और डायबिटीज की, हार्ट डिजीज तो नहीं चल रही। कई बार कई बीमारियां इकट्ठी आती हैं, थायराइड डिसऑर्डर तो नहीं है। तो उसके बाद हमें इस डिजीज का डायग्नोज करके इसकी सीवियरिटी का इंडेक्स निकालना है कि ये सीवियर डिजीज है, माइल्ड डिजीज है, मॉडरेट डिजीज है, क्योंकि हर लेवल की डिजीज का ट्रीटमेंट डिफरेंट है। तो अगर इसका समय पे डायग्नोज ना हो, प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो, तो इट लीड्स टू जॉइंट डिस्ट्रक्शन, डिफॉर्मिटी, लॉस ऑफ capacity to work, and sometimes can even lead to loss of employment, which is very serious. Okay, sir. Sir, the next question is any dietary suggestion you give to your RA patients, sir? And it is particularly related to, sir, non-vegetarian diets, sir. How this non-vegetarian diet, sir, or high-protein diet impact the patients of RA, sir? तो हमारा तो कहना ये होता है कि आप हेल्दी और बैलेंस डाइट, और अगर एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट की हम बात करें तो फिश और अदर सोर्सेज ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे कि ऑलिव ऑयल, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जिसमें विटामिन सी, विटामिन ई, कैरोटीनॉइड्स एंड लाइकोपीन अवेलेबल होते हैं, दे आर वेरी गुड फॉर इन्फ्लेमेशन। एंड सैचुरेटेड फैट और फैटी मीट्स और ऑयल फैट का हम चयन ना करें। एंड रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ डेली विटामिन एंड मिनरल्स, कैल्शियम एंड विटामिन डी स्पेशली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। Okay, sir. Sir, you discussed regarding biologic medicines in your presentation. So, what exactly are the role of biologicals, sir, in treatment, sir? बायोलॉजिक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैटेगरी ऑफ मेडिसिन है, और ये अब इस बायोलॉजिक ट्रीटमेंट को भी आई थिंक 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं अवेलेबल, और इनकी टाइम सेफ्टी इज टाइम टेस्टेड, दे आर एक्सट्रीमली इफेक्टिव ड्रग्स इन द मैनेजमेंट ऑफ ट्रीटमेंट। और जब बायोलॉजिक्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुए थे तब इनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा थी एक्चुअली। और मेरे को याद है जब बायोलॉजिक फर्स्ट टाइम इंडिया में आए तो आई हैड गॉन टू बेल्जियम थैंक यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, जहाँ पे हमने इसमें बायोलॉजिक्स में ट्रेनिंग ली कि ड्रग्स को किस प्रकार से यूज़ किया जाता है। तो बट बायोलॉजिक्स आर नॉट फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। आई एम एट ग्रेट पेन्स टू से ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट नहीं है। ऑल बायोलॉजिक्स टुडे आर इंजेक्टेबल फॉर्म्स ऑफ बायोलॉजिक्स। तो बायोलॉजिक का रोल तभी आता है कि अगर जब पेशेंट कन्वेंशनल डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग और रिफ्रैक्टरी हो गया, रिफ्रैक्टरी मीन उसका असर खत्म हो गया, या नॉन रिस्पॉन्डर है या इनटॉलरेंट है। वो जब इन कैटेगरी ऑफ ड्रग्स से हमें पूरा आराम नहीं मिलता तब हम बायोलॉजिक पे जाते हैं। और हमें यह भी समझना बहुत ज़रूरी है कि जो मोस्ट फॉर्म्स ऑफ बायोलॉजिक हैं वो बिना बेसिक सिंथेटिक डिमांड जैसे कि मिथोट्रेक्सेट के बिना यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर यूज़ कर रहे हैं अगर वो बेसिक ड्रग्स नहीं यूज़ कर रहे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंबाइन बायोलॉजिक मिथोट्रेक्सेट एक्सेप्ट परहैप्स 1 or 2 ड्रग्स जो बिना मिथोट्रेक्सेट के भी हम यूज़ कर सकते। Okay, sir. Sir, as a doctor, sir, as a rheumatologist, what are the major barriers you face while treating your complicated RA patients, sir? That's a lifetime of experience, मतलब मेरे को ये डिजीज ट्रीट करते हुए अब 36 ईयर्स हो गए हैं, तो आपने तो पूरे मेरे प्रोफेशनल कैरियर की वो पूछ ली है।
So I think we have come a long way in diagnosing and managing this disease. 90s में जब मैं ट्रेन हुआ था उस वक्त हमारे पास बहुत अच्छे टूल्स नहीं थे इन बीमारियों को डायग्नोस करने के लिए या मैनेज करने के लिए एंड वी आई यूज्ड टू फील एटलीस्ट वेरी हेल्पलेस सिटिंग इन द रूमोपैथी क्लिनिक कि पेशेंट्स इतनी ज़्यादा तकलीफ में आ रहे हैं और हम उनको बहुत अच्छे तरीके से ठीक नहीं पर जो उस वक्त की साइंस थी उसी के हिसाब से हम ठीक करते थे एंड वी नाउ लिव इन वेरी एक्साइटिंग टाइम्स अब हमारे पास इतने प्रकार की ड्रग्स अवेलेबल हो गई हैं और इतने डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स आ गई हैं ट्रीट टू टारगेट स्ट्रैटेजी आ गई अपॉर्चुनिटी आ गई तो जिसकी मदद से हम इस बीमारी का बहुत अच्छे तरीके से इलाज कर सकते हैं अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि अर्ली डायग्नोसिस ऑफ पेशेंट सेकेंड पेशेंट इस बीमारी को समझे और यह एक्टिविटी भी इसी तरफ गियर थी कि हम सब लोगों को इस बीमारी की अंडरस्टैंडिंग बढ़े ताकि हम अपनी अच्छी तरह से देखभाल कर सकें तो अब आर्ट फ्रॉम डायग्नोसिस की पेशेंट इस बीमारी को समझे और यह भी समझे कि यह क्रॉनिक डिजीज है जैसे कि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज है इस तरह की एक क्रॉनिक डिजीज है और इसका लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है बट एट द सेम टाइम देयर आर ट्रीटमेंट टारगेट्स फॉर एग्जांपल जैसे हमने बात करी कि जैसे हाई डिजीज है हर पेशेंट जैसे कि हर पेशेंट का एक डिजीज टारगेट इज बेस्ट ट्रीटमेंट टारगेट इज रिमिशन हम जो बीमारी को सुला रहे हैं जिन पेशेंट में हम रिमिशन नहीं टारगेट कर पाते किसी भी वजह से ये रेगुलर नहीं है ट्रीटमेंट में प्रॉपर से दवाई नहीं लेता सूट नहीं कर रही मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर पा रहा ट्रीटमेंट तो उसमें एक सेकेंड बेस्ट टारगेट भी है जिसको हम लो डिजीज एक्टिविटी कहते हैं तो एटलीस्ट जो हाई डिजीज एक्टिविटी वाला है वो अगर लो में भी आ गया तो उससे भी उसको काफी राहत मिल जाती है तो इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक रूमेटोलॉजिस्ट बीमारी का टाइमली ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं और अच्छे तरीके से करते हैं उनको बहुत सालों के बाद आप देखकर कह नहीं सकते कि इस पेशेंट को आर्थराइटिस है कई बार तो मैं भी चकमा खा जाता हूँ कि इस पेशेंट को वाकई आर्थराइटिस ठीक है या नहीं Fine, sir. Uh, एनी अदर क्वेश्चंस sir, one last question is there, sir. crystal ball 5 years down the line in the management of rheumatoid arthritis. Am I right? Yes. Wasn't ये पूछा Yes, sir. Yes, sir. in 5 years time with more research and better armamentarium our treatment options are going to increase and become better and we should be able to give better outcomes to the patient but as I see it biologic drugs are there to stay for some time actually and they will continue to remain an important part of the treatment armamentarium. Okay, sir. Sir, that's it from our side, sir. It was very informative session from your side, sir. And we hope in future also you will keep guiding us, sir, with more such type of informative events, sir. Thank you so much, sir. Thank you, Bharat. And goodbye, everyone. Have a nice day. Thank you. Thank you, sir. Night. Have a nice evening, sir.